नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज पढ़ेंगे विज्ञान की ओर कक्षा 6 की पुस्तक, जिसमें पाठ 15 स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम, स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, है ना। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना, अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई आचार्य प्रशांत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। आपके विद्यालय में समारोह समाप्ति के बाद आपको अपना विद्यालय कैसा दिखाई देता है? जब विद्यालय में कुछ प्रोग्राम होता है तो वो प्रोग्राम जब खत्म हो जाता है तो आपका विद्यालय कैसा दिखाई पड़ता है? जस्ट ऐसा दिखाई पड़ता होगा, है ना। सभी तरफ कूड़े कचड़े, या किसी के घर में विवाह समारोह है तो विवाह खत्म होने के बाद आप कूड़े कचड़े देखते होंगे। मेला कहीं पर है, मेला लगा हुआ है तो मेला खत्म होने के बाद देखते होंगे। बाजार लगा हुआ है तो बाजार खत्म होने के बाद देखते होंगे। ठीक है, आप गलियों में देखते होंगे, अपने मोहल्लों में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, हर जगह कचड़े और कचड़े भरे हुए हैं। हमें क्या करना है? स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाना है। ठीक है, क्या कागज़ के टुकड़े, चॉकलेट के रैपर्स किसे कहा जा रहा है? जिसमें चॉकलेट रहता है, ठीक है, चॉकलेट का पैकेट को पेपर, प्लेट, प्लास्टिक, गिलास, फूल आदि इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं? बिल्कुल नजर आते हैं, ठीक ना। आपको कैसा अनुभव होता है? इस स्थिति में आप क्या करते हैं? ये बिखरी हुई वस्तुएं कहाँ से आई? क्या इन्हें बिखेरने के बजाय व्यवस्थित नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल, किसी एक जगह पर डस्टबिन रख दिया जाता, सभी लोग उसी डस्टबिन पे फेंकते तो ऐसा बिखरा हुआ नहीं दिखता, ठीक ना। आइए अब आप अपने दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं के बारे में सोचिए। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन, जो भी दिन भर में आप जो जीते हैं उसमें जो भी आप वस्तुएं यूज करते हैं उसके बारे में सोचिए। आप इन चीज़ों को कहाँ से और किस चीज़ में लाते हैं? आप कोई भी चीज़ दुकान से लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं और किस चीज़ में लाते हैं? ठीक, ऐसी वस्तुओं के बारे में भी सोचिए जिनके उपयोगी एवं फेंकने वाले भाग अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के बारे में भी सोचिए जो कि उपयोगी एवं फेंकने वाले भाग अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे कि पॉलीथीन, हम लोग पॉलीथीन में, प्लास्टिक में तो सामान ले आते हैं दुकान से, लेकिन फिर प्लास्टिक हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, आगे देख पा रहे होंगे केले के छिलके, बिस्किट के रेपर फेंक देते हैं, ठीक ना। कोलगेट के ख़त्म होने के बाद जो उसका कोलगेट रखने वाला होता है उसको फेंक देते हैं। नारियल तेल यूज करके नारियल डब्बा को फेंक देते हैं। संतरे यूज करके संतरा का छिलका फेंक देते हैं, ठीक ना। यहाँ क्या दिया है? साबुन यूज करने के बाद साबुन का गोबर फेंक देते हैं। ओके, तो हर चीज़ों को हम लोग इधर उधर फेंकते हैं। इन वस्तुओं में से उपयोग में आने वाले भाग एवं फेंकने वाले भाग को निम्न सारणी में भरिए। ठीक है, बिस्कुट में उपयोग में आने वाला भाग बिस्कुट है और फेंकने वाला भाग रैपर्स है, ठीक है, उसका पैकेट। चॉकलेट उपयोग है और रैपर्स फेंकने वाला है। नारियल तेल उपयोगी है और उसका डब्बा फेंकने वाला है। दंत उपयोगी है और उसका पैकेट फेंकने वाला होता है। साबुन यूज का होता है, उसका पैकेट फेंकने वाला होता है। मसाला यूज का होता है, उसका पैकेट फेंकने वाला होता है, ठीक ना। नमक यूज का होता है और उसका पैकेट फेंक देते हैं। चीनी यूज करते हैं, उसका पैकेट को, पॉलीथीन को फेंक देते हैं। केला यूज करते हैं, उसका छिलका को फेंक देते हैं। संतरा यूज करते हैं, उसका केला को फेंक देते हैं, छिलका को फेंक देते हैं। कद्दू खाते हैं और उसकी जितनी छिलका होती है, जो बीज होते हैं, उनको सबको फेंक देते हैं। ओके, उपरोक्त सारणी में से फेंकने वाले स्तंभ में लिखी वस्तुओं को कचरा कहते हैं। जो फेंकने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, यहाँ की जो भी वस्तुएं हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? कचरा कहलाते हैं। ठीक, कचरा या अपशिष्ट वह पदार्थ है जिसका हम सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कचरा वह पदार्थ होता है जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। दैनिक कार्यों में बहुत मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। जो दिन भर का हमारा जो काम होता है, दिन रात का जो काम होता है, उसमें हम लोग बहुत सा कचरा उत्पन्न करते हैं, बहुत सा कचरा हम लोग निकालते हैं। इस कचरे को यहाँ फेंकते हैं।
ठीक, इसके कचरे को कहाँ फेंकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपके विद्यालय में साफ सफाई के बाद कचरा फेंकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था है, ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या आपके विद्यालय में है, आप बता सकते हैं हाँ या नहीं। सार्वजनिक स्थलों, बसों, रेलगाड़ियों और में आपने लोगों को चिप्स, केक, मूंगफली आदि खाते हुए देखा होगा, बिल्कुल, और उसके रैपर को भी फेंकते हुए देखा है, बादाम के, मूंगफली के छिलके को भी फेंकते हुए देखा है। क्या उपयोग के बाद बच्चे छिलके एवं प्लास्टिक के पैकेट को ऐसे इधर उधर फेंक देना उचित है? बिल्कुल नहीं फेंकना उचित है, लेकिन आजकल जो रेलवे स्टेशन पर या आप देखेंगे बहुत सी जगहों में दंडनीय अपराधी है, तो जिसके कारण लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं और थोड़ा बहुत सुधर रहे हैं, लेकिन जो अंदर से जो गलत है वो तो कहीं भी गलत ही रहेगा, सही तो नहीं होगा, है ना। क्या आप अपने नोटबुक में कुछ गलत लिख देते हैं और तब उस पेज को फाड़ कर कक्षा में ही फेंक देते हैं? क्या कोई चीज़ आप लिख रहे हैं और आपका वो पेज में कुछ गलत हो गया, तो क्या उसे फाड़ करके कक्षा में ही फेंक देते हैं? तो बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, है ना। ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, रसोई घर से निकला कचरा, ये सब होता है, देख रहे हैं, अंडा का छिलका, सब्जी का छिलका, ये सब। आपने लोगों को अपने घर एवं रसोई घर में उत्पन्न कचरे को बाहर फेंकते हुए देखा होगा, ठीक ना। घर में रसोई से और घर से उत्पन्न जो भी कचरे होते हैं, कचरे मतलब क्या, जो उपयोग में नहीं है, जिन्हें फेंका जाता है, वो कचरे निकलते हुए देखा होगा। सोचिए, यदि घरों एवं आसपास से यह कचरा ना हटाया जाए तो यह क्या होगा, यह प्रदूषण का कारण हो जाएगा, साथ में लोगों को बीमारी होने लगेगी, ठीक है, और बदबू आने लगेगी। क्या यह कचरा आपको किसी तरह से हानि पहुंचा सकता है? बिल्कुल हानि पहुंचा सकता है, ठीक ना। कचरों के इन ढेरों में सब्जी, फल के छिलके, टूटे फूटे सामान आदि होते हैं, जिन्हें कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ देने पर दुर्गंध मतलब गंध देने लगते हैं, अजीब स्मेल भी अभी आती है। क्या संभव है कि इन कचरों को किसी ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए कि यह हमें कोई हानि ना पहुंचाए? क्या ये संभव है कि ये कचरों को एक ऐसा चीज़ में बदल दिया जाए जो कि उपयोग काम में भी आ जाएगा और हमें हानि भी नहीं करेगा? बिल्कुल, आजकल देखते होंगे जो रैपर्स होते हैं, चिप्स के रैपर्स और जितने भी बिस्किट के रैपर्स, जितने भी रैपर्स होते हैं, उन सब से सजावट की चीज़ लोग बना रहे हैं, है ना, तो वो काम में भी आ जाते हैं और हानिकारक भी नहीं होते हैं, ठीक है। और आप तो जानते हैं, अगर रेपर्स को जलाते हैं तो उससे प्रदूषण होता है, ठीक ना, क्योंकि वो अच्छे तरह से चल भी नहीं पाता है और धुआं हमारे पर्यावरण में भी फैल जाता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि उसको फिर से दोबारा यूज कर लिया जाए किसी दूसरे कार्यों में। ओके, क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार के कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक ना। इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें कचरे के निपटान पर चर्चा करनी होगी। तो इसका उपाय खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, कचरे का निपटान पर चर्चा करना होगा, ठीक। तो देखिए, कचरे का निपटान कैसे होता है। सफाई कर्मचारी कचरे को खुले क्षेत्र में गड्ढा भरने के लिए भी ले जाते हैं। कर्मचारी जो होते हैं वे कचरा को क्या करते हैं, जो गड्ढा वाला स्थान होता है वहाँ पर कचरा को गड्ढा भरने के लिए ले जाते हैं। क्या इसके अतिरिक्त भी कचरा उपयोगी हो सकता है? क्या इसके अलावा भी कचरा उपयोगी हो सकता है? बिल्कुल, देखते हैं क्या होता है। क्या इन कूड़े कचरों में कुछ ऐसा भी जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? एक क्रियाकलाप द्वारा जानें कि किस प्रकार कचरा उपयोगी भी हो सकता है, ठीक ना। हम लोग जानेंगे कि कैसे कचरा उपयोगी भी हो सकता है। जैसे कि समूह एक में क्या है कि रसोई का कचरा, जैसे कि फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियाँ एवं कागज़ की थैलियाँ, ये सब है, ये एक समूह में। और दूसरा कपड़ों के टुकड़े, दूसरा समूह में क्या है, कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियाँ, टूटा कांच, एल्युमिनियम रैपर्स, कीलें, पुरानी जूते एवं टूटे खिलौने, ये सब हो गया। तो प्रत्येक समूह के कचरे को 4 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें क, ख, ग, घ से नामांकित कीजिए। क्या करना है, ये सारे कचरे को 4 भाग में आपको बांटना है, ठीक ना, पृथक करना है, बांटना है 4 भागों में। तो देखते हैं हम लोग, इनमें से प्रत्येक समूह की एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 अलग थैलियों में भर कर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। अब क्या करना है, प्रत्येक समूह के एक एक ढेरी को प्लास्टिक के 2 अलग अलग थैले में भर कर इनके मुंह को कसकर बांध देना है। अब मैदान में 4 गड्ढे खोद दीजिए, ठीक है। अब मैदान में क्या करना है, 4 गड्ढे खोद दीजिए, जैसा कि यहाँ बच्चे कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। 2 प्लास्टिक में भर दिया, अब मैदान में गड्ढे खोद दिया गया, 4 गड्ढे। अब इन्हें इन गड्ढों में अलग अलग डालकर मिट्टी से ढक दीजिए, ठीक। कचरे दिन के बाद, ठीक ना, 4 दिन के बाद कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। अब कचरे क्या करना है, 4 दिन बाद उसी जगह पर आपको जाना है और आपने जो मिट्टी ढका था उन मिट्टी को हटा करके और देखना है कचरे की परिवर्तन क्या हुआ है। परिवर्तन, प्लास्टिक की थैली में बंद कचरे में क्या परिवर्तन हुआ है? शायद कुछ परिवर्तन नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। क्या जो बिना प्लास्टिक की थैली वाला कचरा था उसमें कुछ अलग तरह का परिवर्तन हुआ? बिल्कुल, जो प्लास्टिक का थैला नहीं था उसमें तो परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन जो प्लास्टिक का थैला में कस करके बांध करके जैसे ज़मीन में
डाला गया था वह बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ होगा, है ना। अगर कचरे से कोई दुर्गंध ना आए तो यह दर्शाता है कि कचरे का विगलन हो गया, ठीक है। अगर कुछ दुर्गंध नहीं आ रहा है ना, महक नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि कचरा का विगलन हो गया, मतलब वो नष्ट हो गया। इसे पुनः मिट्टी में ढक दीजिए, ठीक है। अब उसे पुनः क्या करना है, दोबारा मिट्टी से ढक देना है। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर में पर इनका अवलोकन करें। 2-2 दिनों के अंतर में आपको जाना है और देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अपने प्रेक्षणों को निम्न अनुसार विकल्पों को नीचे दी गई सारणी में भरते जाना है और आपको इन सारणियों में भरते जाना है। पूर्णतः विगलित एवं दुर्गंध नहीं, आंशिक विगलित है, मतलब पूरा गल गया है या और दुर्गंध नहीं दे रहा है, ये हो रहा है। या आंशिक विगलित, या कुछ बहुत गला है, ये हो रहा है। या पूर्णतः विगलित एवं दुर्गंध युक्त, पूरा गल गया है लेकिन गंध दे रहा है, ऐसा हो रहा है। या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये चारों में से क्या हुआ है वो आपको इस टेबल में लिखना है, ठीक है। तो कचरे की ढेरी का नंबर 4 दिन बाद जाते हैं तो क्या होता है, विगलित होता है, या विगलित होकर के दुर्गंध भी नहीं दे रहा है, या विगलित हुआ है लेकिन दुर्गंध दे रहा है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये लिखना है, ठीक है। तो 4 सप्ताह तक का आपको लिखना है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है, चारों कचरों में से। ओके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के इस कथन पर गौर कीजिए। किसी परिवार के सदस्य खुद के घर को तो साफ रखते हैं, किसी परिवार के सदस्य खुद के घर को तो साफ रखते हैं लेकिन पड़ोसी के घर के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती है, ठीक ना। सब अपना घर को देखते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में भी देखते होंगे कि कोई भी कहीं पर भी थूक देता है, कोई कहीं भी कचरा फेंक देता है, क्यों? क्योंकि वो सरकार करेगी, ठीक ना। हम अपने ऊपर कभी जिम्मा नहीं लेते हैं, ठीक ना। इसी कारण से हम पिटते आते हैं। भारतवासी को कौन नहीं पीटा है, ठीक ना। बहुत से देश आकर के पिटते रह गए, ठीक ना। लास्ट में हमें 1947 में आज़ादी मिली है। ओके, समझ रहे हैं ना। हम लोग क्या कहते हैं कि कोई आएगा, ठीक है, करण अर्जुन जरूर आएंगे, इस टाइप से होता है, ठीक ना। ये नहीं कि हम अपना जिम्मेवारी खुद नहीं उठाते हैं, ठीक, अपना जिम्मेवारी हम खुद नहीं उठाते हैं, जिसके कारण हम और गर्ग में चले जाते हैं, ठीक ना, गड्ढे में चले जाते हैं। अपने प्रेक्षणों पर चर्चा कीजिए। अब अपना प्रेक्षण पर चर्चा करना है। अब जो कचरा पूर्णतः विगलित हो गया हो, अगर जो कचरा पूरा विगलित हो गया हो, पूरा गल गया हो, उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो, ठीक ना, कोई गंध भी नहीं आ रहा हो, तो उसे उस मिट्टी में मिला दीजिए। अब उसे क्या कीजिए, उस मिट्टी में पूरा मिला दीजिए जहां आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं, ठीक ना। अब उसे क्या कीजिए, उस मिट्टी को जो जिसमें कचरा पूरा गल गया है और कोई दुर्गंध भी नहीं आ रहा है, तो उस मिट्टी को ले जा करके आप अपने जहाँ पौधा उगाते हैं वहाँ पर डाल दीजिए उस मिट्टी को, ठीक है। यह पौधे के पोषण में सहायता करेगा। आपने इस क्रियाकलाप से यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें पूर्णतः विगलित होती है, कुछ चीज़ें जो प्लास्टिक वाला वस्तु नहीं होता है या कांच वाला वस्तु नहीं होता है, ठीक है, तो ये लकड़ी वाले जो वस्तु नहीं होते हैं, ये सब वस्तु क्या हो रहे हैं कि पूरा विगलित हो जा रहा है और कुछ विगलित नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो जो विगलित होती है जिनसे खाद बनती है एवं जिसका प्रयोग पौधे के लिए किया जा सकता है, ठीक। कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। अगर कुछ पदार्थ ऐसा है, कुछ ऐसा कचरा है जो क्या हो जा रहा है, विगलित होकर के गल करके खाद में परिवर्तित हो जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कंपोजिट प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगला, आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर को देखा होगा, ठीक। ज़्यादातर लोग इसे जला देते हैं, क्या करते हैं, जला देते हैं, है ना। आमतौर पर खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पौधों में अवशिष्टों को भी जला दिया जाता है। जैसे कि फसल खत्म हो गया, अब जो अवशिष्ट पौधे बचे हुए हैं उन्हें जला दिया जाता है, ठीक। क्या ऐसा करना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि कीटाणु तो वहाँ के जो कीटाणु खेत में होंगे वो तो मर ही जाएंगे, साथ में हमारा वायु प्रदूषण भी खराब होगा, वायु प्रदूषण भी होगा, ठीक है। इससे जलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। हमें इन अवशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित करना चाहिए। इन जो भी चीज़ कचरे पड़े होते हैं खेत में, ठीक ना, फसल उगने के बाद जो भी आपके पौधे बचे होते हैं, मान के चलिए कोई आपने पौधा लगाया था खेत में, उससे फूल निकला, आप वह पौधा को क्या किए, उसे हल से फिर से ट्रैक्टर से उसे फिर से खेत में जोत दिए, तो वो क्या हो गया, वो सड़ करके कंपोजिट बन जाएगा, एक तरह का खाद बन जाता है। और यदि आप उसे जलाएंगे तो वो तो हानिकारक गैस पैदा करेगा ही, साथ में आपका खाद भी निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप उसे ना जला करके उसे खेत में ही उसे क्या करते हैं, ट्रैक्टर से उसे काट देते हैं, उसे फिर से जुताई कर देते हैं, तो उससे आपका 2 फायदा हो जाता है। एक फायदा यह कि हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है, दूसरा फायदा यह कि आपका खाद भी बन जाता है, ठीक है। विद्यालय में कचरे का निपटारा। 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान रखिए, मतलब 2 अलग-अलग कूड़ेदान रखिए, ठीक ना। विद्यालय में आपको कचरा जमा करने के लिए 2 अलग-अलग रखना है, ठीक है। पर्याय, एक का रंग लाल,
एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। नीले कूड़े में पुनः उपयोगी किए जा सकने वाले पदार्थ डालिए, ठीक है ना। फिर से जो वस्तु को उपयोग किया जा सकता है वैसा पदार्थ को आप नीले वाले में डालिए। और हरे कूड़ेदान में मिट्टी में विगलित हो जाने वाले पदार्थों को डालिए, ठीक है। एक कूड़ादान में क्या कोई रखना है जो पुनः उपयोग किया जा सके, ठीक है ना। जिसे अगर कचरे कबाड़ी वाले को बेच दिया जाए तो वह पुनः उसे रिसाइकल करके दोबारा उसे गला करके दोबारा उसे बना करके उपयोग में ले आए। और एक कूड़ेदान में ऐसा पदार्थ को डालिए जिसे अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो वो विगलित होकर के खाद बन जाए और उस खाद को आप अपने पौधे के पास दे पाएँ, ठीक ना। तो इस तरह करना है। नीले कूड़ी अब क्या करना है, देखिए नीले कूड़ेदान के कूड़े को कबाड़ी वाला आपसे खरीद कर ले जाएगा, आपका पैसा भी हो गया, ठीक है ना। एवं हरे कूड़ेदान के कूड़े से आप कंपोस्ट बनाइए, ठीक है। एक से कंपोस्ट बन जाएगा, एक से वह कबाड़ी वाला आपसे पैसा दे करके ले जाएगा। हो गया ना कचरे का निपटारा, ठीक है। अब बताइए अपने आसपास के कुछ अपशिष्ट पदार्थों की सूची बनाइए। ओके, अगला क्या है कि प्लास्टिक जो जलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। प्लास्टिक को जलाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को जलाने पर क्या होता है, हानिकारक गैस निकलते हैं, इसलिए वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके, अगला वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है ना। आपके आसपास कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिनसे आप मित्रता कर उनकी प्रयोगिता से खाद बना सकते हैं। आपके आसपास ऐसे जीव भी रहते हैं जिससे आप मित्रता करके दोस्ती करके आप उससे उस उपयोगिता उनकी जो उपयोगिता होता है, ठीक है ना, वो जो अपने तरफ से दे सकते हैं उनका उपयोग करके आप खाद बना सकते हैं। आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी है, ठीक है ना। लाल केंचुआ जो है वो कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी है वो जानते हैं। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो लाल केंचुओं की सहायता से जो कंपोस्ट हम लोग बनाते हैं और कंपोस्ट बनाने की जो विधि होती है उसी को हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। लाल केंचुआ से बनाई जाने वाली कंपोस्ट की विधि को ही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे लाल केंचुआ कैसे दिखते हैं। क्रियाकलाप 2, मैदान में एक गड्ढा खोदिए एवं उसमें रेत की 1 से 2 परत बिछा दीजिए। मैदान में गड्ढा खोद करके रेत की 1 से 2 परत उस गड्ढे में बिछा देना है। अब रेत के ऊपर सब्जियों अथवा फलों के अपशिष्ट मतलब सब्जी के छिलके और फलों का छिलके वो सबको क्या करना है, अपशिष्ट पौधों की सूखी डंटियों के टुकड़े, भूसा, गोबर, इसके ऊपर समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट कर बिछाते जाएं, ठीक है ना, बिछाते जाएं। पहले क्या करना है, ये सब जितने अपशिष्ट हैं सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, पौधे की सूखी डंटी, ठीक है ना, भूसा, गोबर इत्यादि सभी चीज़ उस गड्ढे में डाल करके, पहले तो हमने बालू दिया है, बालू के ऊपर ये सारा चीज़ दिया, उसके ऊपर क्या करना है, समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट करके बिछाते जाना है, ठीक ना। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नरम बनाएंगे। और क्या करना है, उसमें थोड़ा सा जल छिड़क करके उस परत को नरम बना देना है। अपशिष्ट की परत को ना दबाकर इसे पोला ही रहने दीजिए, ठीक ना। अपशिष्ट की पदार्थ को दबाना नहीं है, उसे फुला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी जो है वो बनी रही, ठीक है ना। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। समझ रहे हैं? इससे ही लाल केंचुआ उत्पादन हो जाती है, ठीक है ना, लाल केंचुआ आकर्षित हो जाती है, ठीक। कुछ लाल केंचुओं को गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी या पुराने चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। अब इन लाल केंचुओं को क्या करना है, कुछ को तो गड्ढे में ही रख देना है और बाकी को इन्हें जूट की बोरी में या पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। इन लाल केंचुओं को भोजन के लिए फल, सब्जियों के जो छिलके होते हैं, अपशिष्ट होते हैं तथा चाय छानने के बाद जो बची हुई पत्तियां होती है वो दे सकते हैं उन लाल केंचुओं को, ठीक। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट भोजन पदार्थ के रूप में लाल केंचुआ को नहीं देना चाहिए। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, ये सब दूध निर्मित अपशिष्ट कभी नहीं देना चाहिए, ठीक। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उनमें रोग कारक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। आगे देखिए क्या हुआ। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं, ठीक है। लाल केंचुओं में दांत की संरचना नहीं होती है, उनमें एक विशेष तरह की संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं हम लोग, गिजर्ड कहते हैं। यह भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अब क्या करना है कि 3-4 सप्ताहों के अंतराल, 3-4 सप्ताह के अंतर पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहिए। हर 3-4 सप्ताह के बाद गड्ढे को देख रेख करते रहना है। क्या आपको गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है, ठीक ना, आपको गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है, अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है। 3-4 सप्ताह के बाद आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, ठीक।
इन्हें भी जानिए। लाल कृमि, लाल कीड़ा जो होता है, लाल कृमि अपने शरीर के भाग के बराबर आहार खा सकता है। लाल कृमि जो है वो अपने शरीर का जो भार है उसका उतना बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुआ को जीवित रहने के लिए अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। लाल केंचुआ को यदि आपको जीवित रखना है तो आसपास नमी होना चाहिए। अच्छी देखभाल से 1 माह में इनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। जैसे एक माह यदि हम लोग अच्छे से देखभाल करते हैं तो उनकी संख्या क्या जाती है, दुगुनी हो जाती है। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों में, बगीचों में, खेतों में डाल सकते हैं। इस तरह वर्मी कंपोस्ट खाद को आप कम खर्चे में बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के कम खर्चों में बना सकते हैं। ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में आपने देखा कि वस्तुएं मिट्टी में मिलकर खाद्य पदार्थ बनाने में मदद करती है। यह जैव निम्नीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ऐसा पदार्थ जो मिट्टी में मिलकर के खाद बन जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण। तो वो बनने का जो प्रक्रिया होता है, जो वस्तु से मिट्टी में मिल करके खाद बन जाना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, जो फेंका हुआ वस्तु है जैसे कि सब्जी का छिलका, फल का छिलका और बहुत से छिलके जो होते हैं, डंठियाँ, पौधे की डंठियाँ, पत्तियाँ, ये सब जो सामान है, ये सब जो चीज़ें हैं, ये मिट्टी में मिल करके खाद बन जाती है। तो ये वो सामान से लेकर खाद बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया कहते हैं। जो वस्तुएं मिट्टी में नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक वाला चीज़, कांच वाला चीज़, ये सब नहीं मिलता है एवं विघटित नहीं होती है, गलती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है, वह जैव अनिम्नीकरण का प्रक्रिया कहलाती है। वह जैव अनिम्नीकरणीय प्रक्रिया कहलाती है। और जो विगलित हो जाती है, जो बदल जाती है खाद में, उसको जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया कहलाती है। ठीक, वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या लाभ हैं वो देखिए। वर्मी कंपोस्टिंग से जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। जो आप मान के चलिए जितना उत्पादन होता था उससे दुगुना उत्पादन होने लगता है। भूमि की जल धारण और जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कि भूमि में 50 लीटर पानी यदि बरसात का पानी सोख पाता था तो अब दुगुना सोख पाएगा। 100 लीटर पानी को वो अपने गर्भ में सोख पाएगा। ठीक है, अपने अंदर सोख पाएगा। पौधों की रोग रोधी क्षमता में वृद्धि होती है। पौधे में कम से कम रोग होती है। यह मिट्टी को नरम रख हवा युक्त बनाती है और मिट्टी को बिल्कुल नरम रखती है। ठीक है ना, हवा युक्त बनाती है। इसके द्वारा प्राप्त खाद का प्रयोग और उसके द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जो खाद प्राप्त होते हैं उससे फल फूल एवं सब्जियां के उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब बताइए कि कंपोस्ट गड्ढे में केंचुए को डालने की विधि क्या कहलाती है। कंपोस्ट गड्ढे में केंचुए को जो हम लोग डालते हैं तो वो विधि को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कंपोस्ट गड्ढे में केंचुए को डालने की इस विधि को हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक ना, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाला कचरा निम्नलिखित में से कौन सा कचरा है। 1 से 2 सप्ताह में कौन सा कचरा विघटित हो जाएगा, मतलब गल जाएगा। फल बिल्कुल गल जाएगा, लकड़ी नहीं गलेगा, बचा भोजन गल जाएगा, धातु नहीं गलेगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अपघटित है, मतलब जो नहीं ये हो सकता है, नहीं गल सकता है। 1 से 2 सप्ताह में अपघटित होने वाला कचरा। अच्छा, अपघटित होने वाला मतलब जो गल सकता है। ठीक ना, तो फल है और बचा भोजन है। ठीक, जो कि अपघटित हो जाएंगे। हर दिन घरों में कई प्रकार के कचरे फेंके जाते हैं। क्या आप इसकी मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। एक दिन का कचरा को आप नाप तौल करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कचरा डेली फेंका जाता है घर से। घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की एक बाल्टी लीजिए। घर का जो कचरा होता है उसको जमा करने के लिए 5 से 10 लीटर का एक बाल्टी लीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है वो देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हर उतने दिन में आप उस बाल्टी से उस कचरे को खाली कर दीजिए। ठीक है ना, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। क्लियर है। इस प्रकार अगर आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं तो आप अपने गांव अथवा नगर की संख्या का पता लगा कर प्रतिदिन उस गांव व नगर में उत्पन्न कचरा का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में जांच करके देखिए कि ये जो 5 से 10 लीटर वाला जो बाल्टी है ये कितने दिन में भरता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अपने घर के अनुमान से आप दूसरे घर के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही पूरे गाँव के लोगों के बारे में भी आप अनुमान लगा सकते हैं। उसी तरह आप पूरे शहर के बारे में, पूरे राज्य के बारे में, पूरे भारत के बारे में, पूरे विश्व के बारे में आप पता कर सकते हैं कि प्रतिदिन कितना कचरा फेंका जाता है। ठीक है, कबाड़ से जुगाड़। अब कबाड़ से कैसे जुगाड़ हो सकता है, जो चीज़ को हम लोग फेंक दिए होते हैं उससे कैसे हम और कुछ चीज़ बना सकते हैं। बिट्टू के विद्यालय में बाल समागम की चर्चा हो रही थी। ठीक है, बाल समागम की चर्चा हो रही थी। बाल समागम मतलब क्या होता है, बच्चों का जो समागम होता है एक साथ मिल करके, जो साइंस एग्जीबिशन कहते हैं वो सब जो होता है ना, उसी तरह का। ठीक है, हस्तकला
हस्तकला प्रदर्शनी, ठीक ना, हाथ से, हाथ का जो कला होता है, हाथ से कुछ बनाने का उसमें प्रोग्राम रखा गया था। उसके सारे साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसे भी उस प्रदर्शनी में भाग लेने की बहुत इच्छा थी, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति को जानते हुए वह निराश अपनी कक्षा में चुपचाप बैठा था। वह, उसकी घर की स्थिति उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण वह निराश बैठ गया कि मैं क्या खरीदूंगा और कैसे मैं प्रदर्शित करूंगा विद्यालय में, ठीक ना। तो वो सोचने लगा। अब क्या होता है देखिए, उसी समय शिक्षिका ने बिट्टू से उसे निराश होने का कारण जानना चाहा, तो बिट्टू ने अपनी समस्या बता दी, ठीक है ना। शिक्षिका ने समाधान करते हुए कहा कि किसी कार्य के लिए पैसे से ज़्यादा रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है, ठीक। किसकी आवश्यकता होती है? पैसे से ज़्यादा रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है, ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पैसे से ज़्यादा क्या जरूरत होता है? रचनात्मक सोच का, ठीक है, ये आवश्यकता होती है। शिक्षिका ने अपने आसपास के अवशिष्ट पदार्थों से कुछ हस्तक्रम करना सिखाया उसे, ठीक है। रद्दी कागज के उपयोग से बनी लुगदी से टोकरी, मुखौटा इत्यादि, प्लास्टिक की बोतल जिन्हें उपयोग के उपरांत कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, उससे गमला बनाना, ठीक ना। उपयोग के बाद बचे प्लास्टिक से घर में उपयोग के लिए डिज़ाइनदार चटाई बनाना, ये सब सिखाया, ठीक। चॉकलेट खाने के बाद उसकी जो पन्नी होती है, पन्नी से फूलों की माला बनाना सिखाया। नारियल के जो रेशेदार छिलके होते हैं, उससे चिड़िया का घोंसला बनाना सिखाया। ओके, आगे देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक। यहाँ देखिए चिड़िया का घोंसला है नारियल के छिलके से, ठीक। यहाँ पर फूल आपको दिख रहा होगा। देखिए बोतल से कचरे का डिब्बा बना दिया गया है। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं ना, बोतल से जो बोतल को फेंक दिया जाता है, उस बोतल से कचरे का डब्बा बना लिया गया और बीच में क्या कर दिया गया? प्लास्टिक को दे दिया गया, कचरा उसमें जमा होगा, ठीक ना। और इसमें टोकरी बना दिया गया है, ठीक है। ये भी कचरा पेटी हम लोग बना सकते हैं, ये प्लास्टिक से बना है। बाल समागम में बिट्टू ने शिक्षिका द्वारा सिखाए कचरे का प्रबंधन करते हुए हस्तकला में से संबंधित चीजें बनाई एवं प्रदर्शनी में लगाया, ठीक है ना। देखने के लिए लगा दिया गया, ठीक है। प्रदर्शनी में लगाया। बिट्टू को इस प्रदर्शनी में राज्य स्तर में प्रथम पुरस्कार, ठीक है, क्या हुआ? प्रथम पुरस्कार उसे मिल गया, ठीक है। इससे पूरे राज्य के बच्चे प्रोत्साहित हुए, पूरे राज्य के बच्चे बिट्टू से सीख पाए, ठीक है, प्रोत्साहित हुए। आप भी बिट्टू की तरह अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी वस्तुएं बनाएं और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब ये बताइए कि आप अपने शहर में कचरा चुनने वालों को देखा होगा। अब बताइए कि आपने शहर में कचरा चुनने वालों को तो बहुत जरूर देखा होगा। वे वास्तव में कचरे से उपयोगी पदार्थ ही चुनते हैं, ठीक ना, जो काम के पदार्थ होते हैं उसे ही चुनते हैं, ठीक। पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे को क्या करते हैं। वे किसी के पास बेचते हैं, फिर वे उससे उपयोगी चीज बनाते हैं, ठीक ना। वे क्या करते हैं? क्या आपने अपने घर में रद्दी, कागज, कांच तथा धातु की टूटी फूटी वस्तुओं आदि को किसी कबाड़ी वाले को बेची है? बिल्कुल बेचा होगा, हर कोई ने बेचा होगा, ठीक है। अपने बड़ों से पता कीजिए कि कबाड़ी वाला इन सब कबाड़ का क्या करता है। क्या व्यर्थ कागज से नया कुछ बनाया जा सकता है? बिल्कुल, व्यर्थ कागज का नया रूप क्या हो सकता है? देखिए, ठीक है, क्लास 3 में देखते हैं हम लोग। सामग्री: पुरानी समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र, अन्य बेकार कागज, फ्रेम युक्त तार की जाली के स्थान पर बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया सामग्री। सबसे पहले कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, ठीक। इससे एक बाल्टी अथवा टब में जल डालिए और इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रख कर जल डाल दीजिए। एक बाल्टी या टब में क्या करना है? जल डालकर इन्हें रख करके जल उसमें डाल देना है। मतलब कागज को छोटे छोटे काट करके इसे पूरी तरह से भिगो देना है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में एक एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए, ठीक ना। कागज के टुकड़े को एक एक दिन पूरे डूबे हुए रहने देना है। अब इस भीगे कागज को मल कर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब इन कागजों को क्या करना है कि आपको मसल करके एक गाढ़ी लुगदी बनाना है। 1 टन समाचार पत्र बनाने के लिए लगभग 12 पेड़ काटे जाते हैं। 1 टन समाचार पत्र लिखने के लिए 12 पेड़ काटे जाते हैं, समझ रहे हैं। हम लोग समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं तो कितना पढ़ा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें फ़ोन से ही क्या करना चाहिए, न्यूज़ सुन लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फ्रेम पर जड़ी जली पर गीली लुगदी को फैलाइए, ठीक। अब क्या करना है? फ्रेम पर जो जाली है उस जाली में क्या करना है? ये लुगदी को फैला देना है। जल के बाहर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए और उसे जाली में फैला करके जब तक जल पूरे तरह से नहीं निकल जाता है तब तक आपको प्रतीक्षा करना है। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रख कर धूप में सुखाइए। अब उसे किसी पुराने समाचार पत्र के ऊपर रख करके उसे सुखाना है, ठीक ना। लुगदी किसे कहा जा रहा है? आप समझ रहे हैं ना कि वो जो कागज को भिगोया गया, भिगोने के बाद उसे मसल करके जो कागज का जो गोला बना दिया गया, उसी कागज के गोले को लुगदी कहा जा रहा है, ठीक ना। क्लियर है? अब क्या हुआ कि समाचार पत्र के किनारे
पर कोई भारी वस्तु रख रख दीजिए ताकि वह मुड़ ना सके। अब समाचार पत्र के किनारे में क्या करना है, भारी वस्तु रख देना है ताकि वह ना मुड़ जाए। अब रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पहले आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं, ठीक है ना, खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसमें सूखी पत्तियों, सूखी फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्न वाला आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यह कागज का पुनः चक्रण हो गया, ठीक है। क्या कागज की सतह कागज की तरह आप हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? बिल्कुल, ठीक ना, लेकिन कुछ वस्तुओं का नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप? प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप है, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। सुबह उठने से लेकर देर रात सोने तक हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं में ज़्यादातर वस्तुएं क्या होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक। प्लास्टिक आज के संसार का महत्वपूर्ण पदार्थ है, या यूं कह सकते हैं कि आज का युग प्लास्टिक का युग है। आज का युग क्या हो गया, प्लास्टिक का युग है, ठीक। पहला कृत्रिम प्लास्टिक एलेक्जेंडर पार्केस के द्वारा निर्माण किया गया था। पहला प्लास्टिक किसके द्वारा निर्माण किया गया था? एलेक्जेंडर पार्केस द्वारा निर्माण किया गया था। इस प्लास्टिक का पार्केसाइन नाम के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। प्लास्टिक बैग को विघटित होने के लिए लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। अगर प्लास्टिक बैग को हम लोग गलाना चाहें तो 1000 साल लगता है, ओके। प्रति वर्ष पूरे विश्व में लगभग 500 खरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। प्रति वर्ष 500 खरब प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रति मिनट 1 अरब से अधिक प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। हर एक मिनट में 1 अरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जा रहा है। वातावरण के लिए कितना हानिकारक है ना। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं हो रही थी? जो गड्ढे में 4 बच्चे डाल रहे थे पॉलीथीन से अच्छे से कस करके, वो वाला सामान विघटित नहीं हो रहा था, ठीक ना। इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि 1000 वर्ष बाद गलता है, ठीक ना, प्लास्टिक का चीज़। अब आप समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटारा एक बड़ी समस्या क्यों है। अब बताइए, प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बनाइए जिन्हें दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हैं। ऐसी वस्तुओं के नाम बनाइए प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का, ठीक ना, ठीक। जैसे कि बाल्टी, मग, साबुन का पैकेट, कोलगेट का पैकेट और हल्दी का रैपर, ठीक ना, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। क्रियाकलाप 4, प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर के कुछ भाग के नाम अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। पेन के जो ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये सब बहुत सी चीज़ें जो कि प्लास्टिक के होते हैं। प्लास्टिक वरदान के रूप में क्यों? क्योंकि ये ताप रोधक होता है, ताप से हमें बचाता है, ठीक है। आवाज़ कम करता है। दीमक एवं जंग का नहीं लगना, दीमक और जंग भी नहीं लगता है। प्लास्टिक से बने सामान काफ़ी सस्ता होता है। प्लास्टिक से बने जो सामान होते हैं वो काफ़ी सस्ता होता है लोहे, सोने, चांदी इसकी तुलना में। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है ना। प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो वो स्वयं कुछ समस्या तो नहीं हानि करता है, ठीक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटारा से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। प्लास्टिक में सहस्त्रों गुण हैं, लेकिन उसका एक दुर्गुण काफ़ी खतरनाक है। प्लास्टिक का भी मिट्टी ना बन पाना और धरती के लिए खतरा बन जाना, ठीक है ना। प्लास्टिक का मिट्टी ना बन पाना, धरती के लिए खतरा बन जाना है। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्भ करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं, ठीक ना, आपने देखा होगा। गली मोहल्ले आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को जब भी निगल जाते हैं, ठीक ना, जब भी कोई भी पशु क्या करते हैं, प्लास्टिक के थैलों को निगल जाते हैं तो कभी कभी तो इस कारण से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उन जानवर की, जो जानवर हम फेंक देते हैं प्लास्टिक की थैली को बाहर और उसे कोई पशु यदि खा जाता है तो कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। पॉलीथीन की थैलियों को खाने से प्रतिदिन औसतन 5 गायों की मौत होती है। प्लास्टिक खाने से केवल रोज दिन कितने गाय मर रहे हैं? 5 गाय मर रहे हैं। भाई क्यों नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, ठीक ना। सड़कों वैसे हम भी यूज करते हैं, ठीक ना, यूज़ तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग क्या करेंगे, कम से कम यूज करने में रहेंगे, ठीक ना। दुकान भी गए, अगर थोड़ा बहुत सामान है तो अपने हाथ में लेकर आने का प्रयास करेंगे, मतलब यूज़ तो करेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज करने का कोशिश करेंगे, ठीक। यदि प्लास्टिक में कोई चीज़ ले भी आए तो वो प्लास्टिक को फेंकेंगे नहीं, वही प्लास्टिक से हम लोग कुछ और काम यूज में उसको ले आएंगे, तो कम से कम हम लोग उसे कचरा के रूप में फेंकेंगे, ठीक है।
आगे, सड़क तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों तथा शिविर प्रणालियों में पहुंच जाती है, जो नालों में पहुंच जाती है, शिविरों में पहुंच जाती है। इसके फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। प्लास्टिक के नाला में जाने से क्या होता है नाला जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक ना, बहने नहीं पाता है, और जिसके कारण जो नाला का जो गंदा पानी होता है वो रोड में आने लगता है, जिससे बीमारी हो सकता है। भारी वर्षा में तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यहाँ तक कि बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इस कचरे के निपटारा के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक, ये देखते हैं। सरकारी आदेश अनुसार न्यूनतम 40 माइक्रोन मोटाई वाला प्लास्टिक का ही उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, ठीक ना। साथ ही इसे निःशुल्क बेचना प्रतिबंध है और इसे फ्री में बेचना प्रतिबंध भी है। आइए सभी मिलकर कचरे का निपटारा करें। प्लास्टिक की थैलियों को कम से कम उपयोग में लाया जाए, ठीक ना। जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभाव कि इन थैलियों को पुनः उपयोग कीजिए, ठीक है। इन्हें अगर आप ले भी लिए हैं तो उसे दोबारा फिर से उपयोग कीजिए, ये नहीं कि यूज किए और उसे फेंक दिए एक बार में। दुकानों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह कीजिए, ठीक है। दुकानों में कहिए कि कागज के थैले में दीजिए। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। घर से कपड़ा लेकर के जाएं और जूट का थैला लेकर के जाएं। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। जो खाना को एक जगह रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं, ठीक ना। प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें कभी नहीं जलाना चाहिए उपयोग के बाद, काम लेने के बाद। कचरे को प्लास्टिक की थैली में ना भरा जाए, ठीक ना, ना बाहर फेंका जाए कचरा को, ना प्लास्टिक की थैले में भर करके फेंका जाए। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटारा किया जाए, ठीक। कागज पुनः चक्रित कर उपयोग किया जाए। कागज के दोनों ओर लिखा जाए। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए प्रयोग कीजिए। जैसे कि आप मान के चलिए अभी 6 क्लास में हैं, तो 5 क्लास का जितना भी कॉपी है वह कॉपी जो भी खाली है पेज उसमें आप अभी लिखिए, ठीक है ना। और दोनों तरफ लिखने का प्रयास कीजिए, ये नहीं कि एक तरफ लिखिए एक तरफ छोड़ दिए, उस तरह से नहीं कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये सब कार्य करना है। देखिए, देशभक्ति ये नहीं होता है कि आप आर्मी बन गए, नेवी हो गए, एयरफोर्स हो गए, या कोई मेडल ला दिए, या कोई ऐसा काम कर दिए जिससे आपका नाम हो गया। देशभक्त यह हो सकता है जो अपने देश को, अपनी पृथ्वी को, अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने शहर को, राज्य को, देश को बचाने के लिए हर समय एक अच्छा चुनाव करता है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलिए हमें हर समय चुनाव करने का अवसर मिलता है कि हम लोग ये करें या ये करें, तो हमें हमेशा चुनाव क्या करना चाहिए, सभी के लिए जो बेहतर हो वो चुनाव में करना चाहिए, ना कि हमारे अपने स्वार्थ के लिए केवल चुनाव नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए केवल चुनाव नहीं करना चाहिए, ठीक ना। जब हम लोग अपने फायदे के लिए केवल चुनाव करते हैं और पृथ्वी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उससे हमें दूसरों को भी हानि होती है और हमें तो होगी ही, ठीक है। अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटारा के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। अतः स्पष्ट है कि प्लास्टिक का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए वरदान बना देता है, किंतु इसका अधिक अविवेकपूर्ण उपयोग हमारे लिए अभिशाप भी है, ठीक। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतना ही अधिक कठिनाई होगा। जितना अधिक कचरा होगा उतना ज़्यादा हमें उससे छुटकारा पाने में कठिनाई होगी। हमने क्या सीखा, देखिए, कचरा वह पदार्थ है जिसे हम सामान्यतः उपयोग नहीं करते हैं। रसोई घर के जो अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है, ठीक। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है, ठीक। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। शिक्षक निर्देश, कचरे के निपटारा में भराव क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कीजिए, ठीक है। भराव क्षेत्र के बारे में मैंने किया था चर्चा। नाला में क्या हो जाता है, प्लास्टिक फंसने के कारण नाला का पानी रोड में आने लगता है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग ध्यानपूर्वक करवाएं, ठीक ना। आपने देखा था लाल केंचुए का कैसा उत्पादन करना है ना। एक गड्ढे, पहले तो बालू देना है, फिर गड्ढे खोद करके बालू देना है 2 परत, फिर क्या करना है उसमें सब्जी के छिलके, फल के छिलके, गोबर, फिर पौधे की डंठियाँ, ये सब डाल देना है, ओके। और एक पेपर का पन्नी डाल देना है और हल्का नमी दे देना है, ठीक है। तो उसमें से क्या हो जाते हैं, लाल केंचुए आकर्षित हो जाते हैं। फिर उन्हें हमें 1 माह तक अच्छे से उसको देखभाल करना है। कक्षा में बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए प्लास्टिक वरदान और अभिशाप का वाद विवाद कराइए।
एक दूसरे से आप दो दोस्त मिल करके आप प्लास्टिक के बारे में वाद विवाद कीजिए, मतलब बात कीजिए कि प्लास्टिक का यूज करना कितना हानि है और कितना लाभ है ये सब। विद्यालय को स्वच्छ रखने के लिए योजना तैयार करवाएं, ठीक है। विद्यालय को साफ करने के लिए आप सभी मिल करके क्या कीजिए, ग्रुप बनाइए और विद्यालय को स्वच्छ रखने का प्रयास कीजिए, है ना। देखिए हम लोग क्या सोचते हैं ना कि और लोग तो कर ही नहीं रहे हैं, मैं क्यों करूँ। आप ही एक ऐसा नेतृत्व, आप ही एक ऐसा लीडर हो सकते हैं जो कि पूरा स्कूल को बदल सकते हैं, ठीक ना। अगर आप चाह गए तो आप समझते हैं कि भगत सिंह ऐसे थे जो कि ऐसे युवा थे 22 से 23 साल की उम्र में, उन्होंने सूली पर चढ़ दिया हंसते हंसते, किसके लिए, देश के लिए। सोचिए अगर अकेला कोई बंदा पूरा देश को, करोड़ों लोगों को एक साथ ला सकता है, तो आप एक स्कूल के 100 लोगों को साथ नहीं ला सकते हैं, है ना। अब हम लोग अभ्यास करेंगे। लाल केंचुआ किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। लाल केंचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। वे जैसे कि आपके दूध वाले, मांस वाले जो होते हैं अपशिष्ट, प्लास्टिक वाले, ये सबको परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैंने उत्तर लिख दिया है, आप इधर देख सकते हैं, ठीक। लाल केंचुए पॉलीथीन कवर, कपड़े की सामग्री, एल्युमिनियम पन्नी, अन्य अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि गैर जैव निम्नीकरण कचरे को कंपोजिट परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, क्या क्या आपने अपना कंपोस्ट गड्ढे में लाल केंचुए के अतिरिक्त, लाल केंचुए के अलावा किसी अन्य जीव को भी देखा है। बिल्कुल देखा है। यदि हाँ तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए, ठीक। घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं। घर में बचे हुए भोजन का क्या करते हैं, फेंक देते हैं या क्या करते हैं, वो लिखना है। यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाना का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों। आप क्या चुनेंगे, केले के पत्ते को चुनेंगे, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक का जो आप यूज करेंगे तो वह तो गलेगा नहीं, विघटित नहीं होगा यदि उसे फेंका जाएगा कहीं पर मिट्टी में, यदि गाड़ा जाएगा तो। लेकिन केले के पत्ते जो है वो विघटित हो जाएगा, वह गल जाएगा और वह खाद बन करके, और वह कोई हानि भी नहीं पहुंचाएगा पर्यावरण को, ठीक ना। दूसरा, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अभिशाप, तर्क सहित व्याख्या कीजिए। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान भी है क्योंकि वो ताप रहित है, साथ में क्या होता है कि ताप रहित है और वो काफ़ी उपयोगी है ना। जैसे कि हमने अभी देखा था वरदान के रूप में क्या क्या है प्लास्टिक, यहाँ हमने पढ़ा था, है ना। ताप रोधक होता है, आवाज़ कम होता है, दीमक और जंग कम नहीं लगता है। प्लास्टिक के सामने प्लास्टिक क्या होता है, अन्य चीज़ों के सामने बहुत सस्ता होता है, ये सब होता है। और अभिशाप कैसे है, अभिशाप जैसे कि उससे हानिकारक, उसको जलाने से हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, साथ ही वह विघटित भी बहुत देर से होती है। अब क्या कचरे का निपटारा केवल सरकार का उत्तरदायित्व है। बिल्कुल नहीं, हम सभी का उत्तरदायित्व है। अपने उत्तर का कारण लिखिए, ठीक। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का, ये हो गया। क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है और कैसे। बिल्कुल, हम कचरा पेटी बनाएं, एक जगह किसी भी चीज़ को डालें, ठीक ना। एक दोबारा उपयोग में आने वाले चीज़ को एक कचरे के डब्बा में डाला जाए और एक को जो विघटित हो जाए, जो मिट्टी के अंदर डालने पर वो गल जाए, वैसा पदार्थ को एक जगह रखेंगे, एक डब्बे में रखेंगे, तो वैसा में हमारा सारा कचरा का समस्या खत्म हो जाएगा, ठीक ना। के विचार में, आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है। बिल्कुल है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि उससे रोग भी कम होगी, ठीक ना। और जल का जो संचय होता है, जल जो सोखती है जमीन, वो सोखना भी कम हो जाता है अगर हम लोग रासायनिक यूज करते हैं तो। उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और उत्पादन भी भले ही ज़्यादा होती है लेकिन जमीन बंजर होने लगती है, ठीक है। विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने 2 चोको बार खरीदा, ठीक। संध्या ने इसके रैपर को कचरा पेटी में डाला जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट ना हो। रीना ने अपने चोको बार का रैपर सड़क पर ही फेंक दिया। संध्या ने किस मूल्य का प्रदर्शन किया, ठीक है। तो संध्या ने किस मूल्य का प्रदर्शन किया, वो देशभक्ति का मूल्य का प्रदर्शन किया, ठीक ना। बहुत ज़्यादा मूल्य का प्रदर्शन किया। अब क्रियाकलाप परियोजना कार्य को देखते हैं। अपने घर एवं आसपास के लोगों से पता कीजिए कि वे एक दिन में कितने प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। नीचे दी गई सारणी के अनुसार अनुमान लगाइए कि वर्ष में कितने प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्या कागज़ व कपड़े की थैली का प्रयोग कर हम लोग प्लास्टिक की उपयोगिता को घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं, और वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो सारा प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से ढूंढ करके लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है नई कहानी, ये घिसी पिटी जीवन नहीं जीना है, तो आइए आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। करोड़ों विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि 22 से अधिक कंट्री के लोग। यदि आप आचार्य प्रशांत ऐप में जा करके वहाँ से लाइव जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है
तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके। उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी। इस वीडियोस को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है। ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है। जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।